सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया के 70% हिस्से पर पानी और 30% हिस्से पर खुश्की है। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जिनके पास समंदर, पहाड़ और मैदान सब कुछ मौजूद है, लेकिन मुल्क की मईशत को पायदार बनाने के लिए मौजूद कुदरती खजानों से फ़ायदा उठाने के लिए विजन का फुकदान नजर आता है। माजी की हुकूमतें मुल्की खजानों को नज़रअंदाज करती आई हैं। दुनिया अब तब्दील हो रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक का सोचने का तरीका बदल रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त ब्लू इकॉनमी को अपनी मईशत की मजबूती के लिए इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और जो चीज़ें ब्लू इकॉनमी में ज़रूरी हैं वो सब की सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर से ज़ायद साहिल है। जो इलाके समंदर के साथ हैं वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कहलाते हैं। पाकिस्तान के पास वाटर एरियाज तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो बलूचिस्तान के रकबे के बराबर है। पाकिस्तान के पास समंदर ना होता तो अफगानिस्तान या और दीगर ममालिक की तरह दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान 200 के करीब तिजारती जहाज़ पाकिस्तान की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हुए हैं। ब्लू इकॉनमी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। दुनिया भर में 1.5 बिलियन लोग इस ब्लू इकॉनमी से जुड़े हुए हैं। फिशरीज सेक्टर से तकरीबन 350 मिलियन से ज़ायद लोग वाबस्ता हैं। समुद्री तिजारत में सयाहत भी एक बहुत ही अहम सेक्टर है। दुनिया में 50% से ज़ायद सयाहत समंदर और इसके इर्द गिर्द ही होती है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनके पास अच्छे समंदर हैं। बलूचिस्तान इन समंदरों में सर फहरिस्त है। बलूचिस्तान में समंदर 734.5 किलोमीटर और सिंध में 266 किलोमीटर है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के पास 70 तिजारती जहाज़ हुआ करते थे, जो अब घट कर सिर्फ 11 रह गए हैं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया शिप बिल्डिंग में पूरी दुनिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। पूरी दुनिया की 90% से ज़्यादा शिप बिल्डिंग इन ही ममालिक में होती है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 बंदरगाहें फ़ाल हैं और इन बंदरगाहों से उनकी सलाहियत के मुताबिक 60% भी तिजारत नहीं होती। दुनिया की इकॉनमी में ट्रेड का अहम तरीन जरिया बहरी बंदरगाहें और राहदारियाँ हैं। कौमों की तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो इस सी ट्रेड पर खुसूसी तवज्जो देने वाले ममालिक ने नुमायाँ तरक्की की है और दुनिया के कई खित्तों में अपने मफादात के लिए इन्फ्लुएंस कायम करने में कामयाब भी रहे हैं। आज समुद्रों के रास्ते 80% आलमी तिजारत होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तनासुब इससे भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1046 किलोमीटर पर मुहित है। गवादर पोर्ट के साथ खित्ते का अहम तरीन मनसूबा यानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी इस वक्त ज़ेर तामीर है, जिसकी तकमील से चाइना और सेंट्रल एशियाई ममालिक को पाकिस्तान के ताउन से दुनिया भर से तिजारत के लिए एक ही वक्त में ज़मीन और बहरी तिजारती राहदारी दस्तियाब होगी। मुल्क की बहरी मईशत को मुस्तहकम बनाकर मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार को 3 गुना तक ले जाया जा सकता है। ब्लू इकॉनमी का तसव्वुर एक जदीद इकनॉमिक मॉडल का क़याम है, जिसके ज़रिए पायदार माशी तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। माइंस एंड मिनरल्स के साथ तेल और गैस के ज़खायर की तलाश बहुत अहमियत की हामिल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। विंड और सोलर एनर्जी के ज़रिए पावर सेक्टर में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। ब्लू इकॉनमी पर एक रिपोर्ट के मुताबिक आबी हयात, माहीगीरी और फिशरीज़ के शोबों में भरपूर तवज्जो न सिर्फ मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर सकती है, बल्कि ज़र मुबादला के ज़रिए मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम हो सकती है। शिपिंग इंडस्ट्री के साथ शिप बिल्डिंग और बंदरगाहों जैसे शोबों में इन्वेस्टमेंट मुल्क की तिजारती और दिफाई सरगर्मियों में इजाफे का सबब बन सकती है। खूबसूरत साहिलों पर तवज्जो देकर समुद्री और साहिली तफरी और टूरिज्म को फ़रोग दिया जा सकता है, जिसके नतीजे में मुल्क की माशी टारगेट्स को बआसानी हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद मुल्क की माशी तरक्की में एक नया इनकलाब आ सकता है। हुकूमत ने कराची पोर्ट पर पोर्ट चार्जेस निस्फ करने का ऐलान किया है। कुछ फोकस हमें हुकूमत का इस जानिब अब दिखाई दिया है। पोर्ट चार्जेस में कमी का मकसद तिजारती लॉजिस्टिक्स के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और पायदार तरक्की को फ़रोग देना है। इन रिफॉर्म्स में पोर्ट हैंडलिंग, जहाज़ और स्टोरेज चार्जेस में 50% कमी शामिल है, जबकि इन फीसों में पहले से तयशुदा सालाना 5% इजाफा भी ख़त्म कर दिया गया है। मैरीटाइम मिनिस्ट्री बंदरगाह की कारकर्दगी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कंटेनर्स के क़याम के वक्त को भी 70% तक कम करने और निगरानी के ऑपरेशंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मैरीटाइम अफेयर मिनिस्टर ने कराची में 3 अरब रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत एक्वाकल्चर पार्क के क़याम की भी मंजूरी दी है, जो इस मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है। 120 एकड़ पर मुश्तमिल एक्वाकल्चर पार्क की मुमकिन सालाना पैदावार 300 से 60 टन से 1200 टन हो सकती है और सालाना आमदनी
7.2 बिलियन डॉलर्स तक मकान भी जाहिर किया जा रहा है। हमारी इस पूरी ब्लू इकॉनमी का मुकम्मल पोटेंशियल क्या है, हम कितना अंडर यूटिलाइज हैं अभी इसमें, और कैसे इस यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी हैं मैरीटाइम अफेयर्स के, साबिक चेयरमैन हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो एक बहुत ही वसी मौजू है ब्लू इकॉनमी का, इसका पोटेंशियल दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ये कितना अंडर यूटिलाइज है, इसको मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? पहले ज़रा इसके पोटेंशियल पर आप नज़र डालिएगा। जी आपने, थैंक यू अरबाब साहब, आपने काफ़ी इसको समराइज़ कर दिया। अब ब्लू इकॉनमी एक ऐसी टर्म है जो तकरीबन एक डिकेड से वर्ल्ड में ग्लोबल टर्मिनोलॉजी में आना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान में पिछले कोई 4-5 साल से इसके ऊपर फोकस स्टार्ट हो गया है। इस पे अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ, इसका मकसद सेंसेशनलाइज करना नहीं है, मगर सिर्फ लोगों को अवेयर करना है कि कितनी इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। अब पाकिस्तान की अगर आप एस्टिमेट करें कि एक्सपोर्ट्स हैं 38 बिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट्स हैं अराउंड 66 बिलियन डॉलर्स, तो इनको अगर मिलाया जाए तो ये पाकिस्तान के दो मेजर पोर्ट्स हैं वो 90% पाकिस्तान की एक्सटर्नल ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो पोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकती है, मगर अगर आप एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दें पोर्ट्स के थ्रू, तो जो इंटरनेशनली आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन बड़ा कम होता है एक्सपोर्ट्स के लिए। और उसी तरह अगर आप देखें सी फूड एक्सपोर्ट है, आपने जिस तरह कहा कि हमारा साहिली पट्टी तकरीबन 1046 किलोमीटर्स है, और बलूचिस्तान की तो बहुत ही प्रिस्टाइन और फ्रेश वाटर्स, फ्रेश एरियाज़ हैं। तो ये 400 मिलियन से अगर हम एनुअली भी 100 मिलियन बढ़ाना शुरू कर दें सी फूड एक्सपोर्ट, इससे फार्मर्स को लिवलीहुड बहुत मिल जाएगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मेन चीज़ मैं समझता हूँ कि 70s के बाद 80s के बाद प्राइवेट सेक्टर जो है वो इससे पीछे हटना शुरू हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर भी अब जो है वो ब्लेम गेम और मड स्लिंगिंग से उसको हट जाना चाहिए और उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ सालों से इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और ये कांस्टेंट इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रायल्स एंड एरर्स भी होंगे। अब बहुत कुछ जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, एक लो हैंगिंग फ्रूट मैं आपको कहता हूँ कि इधर पाकिस्तान में के 2 मेजर पोर्ट्स हैं, उसमें कई 100 शिप्स बर्थ करते हैं और उसमें जो फ्यूल है, जो शिप में डीजल, हाई स्पीड डीजल डलता है, वो पाकिस्तान से सप्लाई नहीं होता है। अब हमारी जो रिफाइनरीज है उसकी आउटपुट बढ़ेगी अगर वो सप्लाई करना शुरू हो जाए। हमारे शिप्स या जो भी शिप्स इधर आते हैं वो फ्यूल दूसरे मुल्कों से लेते हैं। अगर हम ग्वादर को ही बंकिंग हब या ऑयल सप्लाई या शिप का फ्यूल सप्लाई हब कर दें तो इससे ग्वादर की और सीपेक को एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिल जाएगा। फिर टूरिज़्म को देख ले, टूरिज़्म पोटेंशियल जो है, एक इल फेटेड वेंचर हुआ था 2007 में कम, वो इल फेटेड मैं इसलिए कहता हूँ कि उस पर प्लानिंग कोई नहीं थी। तो अब टूरिज़्म पॉलिसी 3-4 साल पहले आ गई और मैरीटाइम टूरिज़्म पॉलिसी इन प्लेस है, जहाँ तक मुझे पता है अभी भी इन एग्जिस्टेंस है। तो आप यू कैन गो टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम एनी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो भी यहाँ जो भी डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ऐसा ही है तकरीबन जैसे आप कह लें कि एयरप्लेन में जाना है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उससे आप आए जाएँ, और इस तरह इंटरनेशनल सी पोर्ट से भी आना जाना शुरू हो सकता है। और इसमें आपको याद है कि 80s तक मैंने खुद देखा है, खुद सी ऑफ किया है पिलग्रिम्स को। तो हज के लिए सफ़ीना अरब और भी बहरी जहाज़ थे, उस पर पिलग्रिम्स जाते थे, वो शिप से जिनको कन्वर्ट किया गया था इनटू पैसेंजर और पिलग्रिम शिप्स। तो अब इराक भी जाया जा सकता है पिलग्रिमेज पे, और सऊदीया भी उम्रा और हज के लिए जा सकता है। इसमें यह फ़ायदा होगा कि इसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो जो लेजर टूरिज़्म है उसके लिए लोगों के पास, हर बंदा शायद ना अफोर्ड कर सके,
मगर इस पे डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी साथ साथ जाती है। सही। एक जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो चाहता है कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ करके दे। अब जो मैरीटाइम या ब्लू इकोनॉमी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते, मीडियम टर्म कह लें या लॉन्ग टर्म कह लें, और उनके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट आई एम श्योर के बैंक्स इनको कैपिटल लाइन प्रोवाइड कर देंगे। आप एक अगर ले लें कि आप ये देख लें कि हमारे पास पाकिस्तान में क्रूड आता है कराची पोर्ट ट्रस्ट में जी, और उसके पास 3 ऑयल पेयर्स हैं, उनमें से उनको रिपेयर भी करना है, अपग्रेड भी करना है। अगर एक ऑयल पेयर भी आप प्राइवेट इन्वेस्टर को ऑफर कर दें, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, तो बैंक्स विल फंड, क्योंकि उसके ऊपर ROI, रेट ऑफ रिटर्न, बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा है। विद इन 4 to 5 ईयर्स मेरा अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अपना रिटर्न दे देगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम होते हैं दुनिया में। ठीक है। तो अब नाज़िर साहब ये इन सब पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अब ये जो सी फूड है हमारी, अगर इसकी हमें प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ये जो स्टेप अब लिया गया है एक्वाकल्चर पार्क बनाने का, ये ज़ाहिर है हम दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये बहुत पहले से अडॉप्ट किया जा चुका है और इसका खातिर ख्वाह फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा? इससे हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ सकेंगी? और एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह रहे हैं कि इसको कम करने की ज़रूरत है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? उसको कैसे कम किया जा सकता है? ये इस पे ये सिर्फ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, जो उसके आगे डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डायरेक्टरेट्स हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, और इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। पाकिस्तान का जो कोस्ट लाइन है वो ऐसा है कि एक वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कराची से लेके ग्वादर तक, आप अच्छे स्पीड पे 24 आवर्स में पहुंच सकते हैं। अगर आप यूएसए को देखें तो यूएसए की कोस्ट लाइन ईस्ट और वेस्ट है, तो उसको एक वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट पे पहुंचने के लिए कई दिन लग जाए अगर आप पनामा कनाल ना इस्तेमाल करें। सिमिलरली आप सऊदी अरेबिया को देखें तो वो भी एक पेनिनसुला है, वो एक ईस्ट से वेस्ट जाए तो उसको भी कई दिन लग जाते हैं। तो हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे सारे पोर्ट्स ऑफ कोस्ट लाइन नियर प्रॉक्सिमिटी में। अच्छा, तो अब ये है कि मेरा एक सेइंग है कि कराची हैज़ बीन द मैरीटाइम हब, द एविएशन हब एंड द टूरिज्म हब। मेरे एज ब्रैकेट के लोग हैं, उन्होंने इसको हुआ है कराची एयरपोर्ट वाज द एविएशन हब, उसी तरह मैरीटाइम हब कराची था और फाइनेंशियल भी था। एक और अभी एक डेवलपमेंट हुई है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स ओपन अप हो रहे हैं। सीपेक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव चल रहा है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ओर्स हैं, वो जाते हैं जॉर्जिया से, पोर्ट्स ऑफ जॉर्जिया। तो जैसे उज़्बेकिस्तान है वो डबल लैंड लॉक्ड है, और दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान के पोर्ट से बेसिकली इस वक्त कराची के दोनों पोर्ट से शिपमेंट करें, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ बल्क कार्गो, कॉस्ट ऑफ कंटेनर 1/3 पड़ता है। तो सिर्फ हम उनको फैसिलिटेट कर लें और एग्रीमेंट्स सारी एग्जीक्यूट कर लें तो एक राहदारी बहुत अच्छी बन जाएगी। आई थिंक $1 billion एनुअली, और ये लो हैंगिंग फ्रूट है। और नाइस साहब, ये जो शिपिंग का जो किराए की मद में अदा कर रहे हैं, क्या ये फिगर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई $5-6 अरब एनुअल है जो हम फ्रेट मुख्तलिफ मदों में अदा कर रहे हैं? जी, इसको डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल है जब आप स्टेट बैंक के उसमें हेड में जाएं, मगर ये डेफिनेटली इतना है। मुझे खुद याद है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसके एक वक्त पे 66 शिप्स थे उसकी ओनरशिप में। अब एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि शिप्स का साइज बहुत बढ़ गया है, मगर जो बाकी लाइन्स है उन्होंने भी तो शिप्स बढ़ा लिए थे। इस वक्त PNHC के पास 11 या 13 जहाज़ हैं। अब होना ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वो ओपन इवन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में कोई एंटरप्रेन्योर कोई शिप रजिस्टर करता है तो उसको कार्गो छोड़नी है। जैसे गवर्नमेंट का कार्गो है तो कार्बन हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल नेशनल फ्लैग कैरियर को मिलता है। तो उसके पास एक कैप्टिव कैरियर है, उस वजह से
कैप्टिव कार्गो, उस वजह से उसको उसका कोई इंसेंटिव नहीं है कि अपने आप को इम्प्रूव करे। तो नाज़िर साहब, ये जो 50 के करीब अलार्मिंग शिप्स फिर ये कहाँ गए वक्त गुजरने के साथ साथ? ये डिफंक्शनल हो गए या इनकी लाइफ पूरी हो गई, इनकी मेंटेनेंस नहीं रही, चूंकि फिर इसकी वजह से एक किराए का, फ्रेट का काफ़ी बोझ पड़ गया हमारी इकोनॉमी पर? आप कह लें 15 साल तक एक शिप का एक इफेक्टिव उसकी एज होती है, उसके बाद उसको कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये फेज आउट हो गए। हमने उस वक्त हमको चाहिए था कि और बड़े शिप्स हम परचेज करते थे, वो नहीं किया था। जो एक बहुत अलार्मिंग मैटर है वो ये है कि अराउंड 3 मिलियन कंटेनर्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट है पाकिस्तान के पोर्ट्स पे। 30 लाख कंटेनर तकरीबन बनते हैं, और जो नेशनल फ्लैग कैरियर है वो उसके पास कोई कंटेनर शिप नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पब्लिक डोमेन पे बेस्ड। वो ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई कंटेनर नहीं है अपनी प्रॉपर्टी का। आई थिंक एक कंटेनर भी शायद नहीं है जो गवर्नमेंट कह सके मेरे है, या कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने कंटेनर्स है ये प्राइवेट एक्सटर्नल शिपिंग लाइंस के हैं, और वो आके जब पोर्ट पे आते हैं, आगे पाकिस्तान में आते हैं, तो इनके चार्जेस बहुत होते हैं। अगर डिले हो जाए तो बहुत चार्ज करते हैं पर डेली बेसिस पे। सही। और एक जो और कंसर्न की बात है कि एक पोर्ट पे कोल का जैसे एक टर्मिनल है, उसके ऊपर जब पीछे लाइन लग जाती है, कैपेसिटी कम है और डिमांड कोल इंपोर्ट की ज़्यादा है, कि कोल इज़ अ फीड स्टॉक फॉर सीमेंट एंड ऑल्सो कोल पावर्ड प्लांट्स में कोल यूज़ होता है। ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका से ही ज़्यादातर आता है। अब जब बाहर लग जाती है लाइन कोल कार्गो शिप्स की, आउटर एंकरेज पे ठहरते हैं, तो 5 या 6 दिन बाद डेमरेज स्टार्ट हो जाते हैं। डेमरेज डेली पड़ता है तकरीबन $30,000-35,000 पर कार्गो, और वो डेमरेज पेबल बाय इंपोर्टर है और पेबल इन फॉरेन एक्सचेंज है। तो अगर हम कैपेसिटी बढ़ा दें एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स की जी, तो ये आई एम श्योर के जो कंसर्न है उनको इस बात का पता होगा, मगर इसकी स्पीड काम की बढ़ानी पड़ेगी। इसकी डेली बेसिस पे या आली बेसिस पे मैरीटाइम को अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है। और नाज़िर साहब, अब ये बीच टूरिज्म को हम क्यों नहीं डेवलप कर सके? छोटे छोटे ममालिक इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी GDPs का साइज़ बड़ा कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम को ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये 1046 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये साहिली इलाका है, इसको हम क्यों नहीं डेवलप कर सके? बीच टूरिज़म की सूरत में आप भी मिनिस्ट्री में रहे, कोई ऐसी वाज़े कोई पॉलिसी नहीं आ सकी, पॉलिसी कोई आई तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्या रुकावटें रही हैं? जी, बीच टूरिज्म जो है वो तकरीबन कुछ किलोमीटर्स हैं जो पोर्ट कासिम या KPT के जुरिडिक्शन में आते हैं। जैसे हॉक्स पे पिलर नंबर 1 से लेके पोर्ट कासिम तक जितनी लैंड है, कोस्टल लैंड, वो इन दोनों पोर्ट्स की है, और सिमिलरली ग्वादर की भी स्ट्रिप है। उसके अलावा मेरा ख्याल सारी जो है प्रोविंस ऑफ सिंध और प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको डेवलप करना है। जो एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि 1 जुलाई 2025 से हांगकांग कन्वेंशन फॉर रीसाइक्लिंग जो है वो इन फोर्स आ गया। अब उसका ये मतलब है कि हमारे जो दुनिया में शिप्स रैक होते हैं या रीसाइकिल या शिप ब्रेकिंग के लिए आते हैं, पहले आते थे पे। अब EU और US से जो है वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ उन मुल्कों में भेजेंगे जो हांगकांग कन्वेंशन कंपैटिबल है। अच्छा। तो कुछ अरसे पहले शिप ब्रेकिंग के लिए, ओब्लिक शिप रिसाइकलिंग के लिए, अब वो एक हो गया है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का, और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं वो इसको परसू करनी है, तो हमको भी इसको सुपर स्पीड से इसको देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नादिर मुमताज साहब, साबिक और एक चीज़ होनी चाहिए कि पोर्ट्स को और मैरीटाइम को और ब्लू इकोनॉमी को इसको ओपन करना चाहिए। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नादिर मुमताज साहब, साबिक चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नेपरा ने वजारत तवानाई के एतराज़ के बावजूद के इलेक्ट्रिक के लिए मल्टी एयर टैरिफ 2023 से 2030 जारी कर दिया है, जिसके तहत बुनियादी टैरिफ में ₹6.15 फी यूनिट इजाफा करके इसे ₹39.57 फी यूनिट कर दिया गया, यानी तकरीबन राउंड ऑफ करके ₹40 का एक यूनिट बनता है। के इलेक्ट्रिक के लिए माली साल 2024 के लिए एवरेज पावर टैरिफ ₹39.97 में, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कॉस्ट ₹31.96, ट्रांसमिशन के लिए ₹2.86 और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ₹3.31 और सप्लाई मार्जिन के लिए ₹2.28 भी शामिल हैं। कराची में मुतवस्सित और गरीब तबके के सार्फिन अब महंगी तरीन बिजली खरीदने पर मजबूर होंगे, क्योंकि टैरिफ में ₹6.15 फी यूनिट इजाफे से फी घराना माहाना बिल में ₹700 से ₹1500 तक का इजाफा हो सकता है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को रेवेन्यू का तखमीना ₹606 अरब से जायद रखा गया है, जिसमें सप्लाई मार्जिन के लिए 34 अरब से जायद और रिकवरी लॉसेस पूरे करने के लिए 36 अरब से जायद रखे गए हैं। जबकि नेपरा ने खुद ये तस्लीम किया है कि के इलेक्ट्रिक की वसूली 91.5% तक गिर चुकी है, नीचे आ चुकी है और अगले साल रिकवरी में मजीद कमी होने का इम्कान है। इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक को 92.76% वसूली की बुनियाद पर नुकसान की तलाफी की इजाज़त दी गई है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन से 21 बिलियन वापस लेने की इजाज़त हुकूमती मदद या एडजस्टमेंट के बगैर ख़त्म हो सकती है। नेपरा ने खुसूसी तौर पर 7 साला इन्वेस्टमेंट मनसूबे के लिए एक साथ ₹3.31 फी किलोवाट और ₹2.68 फी किलोवाट के डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ की भी मंजूरी दी है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ को नेपरा में चैलेंज किया था और के इलेक्ट्रिक पर इल्ज़ाम लगाया था कि 7 साल के दौरान के इलेक्ट्रिक ने ₹750 अरब का नाजायज़ मुनाफा हासिल किया है। पावर डिवीजन के मुताबिक नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 6 सूरतों में टैक्स की इजाज़त दी गई है, जिससे 7 सालों में मुल्की खजाने का ₹453 अरब का नुकसान हुआ है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को डॉलर्स में मुनाफा लेने की इजाज़त दे दी है, जो गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है, क्योंकि कंपनी ने कोई नई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट नहीं की है। के इलेक्ट्रिक ने जाली और मुबालगा आमेज सरमायाकारी के तखमीने पेश किए, जिन्हें नेपरा की जानिब से बगैर तहकीकात के ही मंजूर कर लिया गया। साथ साथ नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को IPPs की तर्ज पर मुनाफा बख्श और मनमानी सहूलियात फराहम कर दी हैं, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि के इलेक्ट्रिक ना तो IPP है और ना ही 2002 पावर पॉलिसी के तहत है। जब हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो फिर किस तरह से ये तमाम फ़ायदा के इलेक्ट्रिक को पहुँच रहा है और जो बदले में उसकी सर्विसेज हैं उसका हाल तो सबके सामने है, जो कि वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने रखते ही रहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब, साबिक चेयरमैन लेस्को, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम हुकूमत ये खुद कह रही है कि के इलेक्ट्रिक कोई IPP भी नहीं है, 2002 की पावर पॉलिसी के तहत भी वो नहीं आती, तो फिर ये जो इंसेंटिव्स, ये जो सब्सिडीज़, ये जो मुख्तलिफ सूरतों में उसको अपने नुकसान को रिकवर करने की इजाज़तें दी जा रही हैं, ये आखिर किस बुनियाद पर ये मेहरबानियाँ जा रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं आपको याद होगा आजकल वैसे कोई 1 साल से ये बड़ा बर्निंग और हॉट टॉपिक बना हुआ है KE, तो मुझे जब भी इनवाइट किया जाता है इस पर कमेंट करने के लिए KE इश्यूज़, तो मैं इसको वहाँ से शुरू करता हूँ कि जब इसको 20 साल पहले प्राइवेटाइज किया गया था तो हमने बहुत अच्छी रोज़ी पिक्चर्स दी गई, बहुत अच्छे डायलॉग बोले गए कि ये चूँकि गवर्नमेंट को बिलियंस इंजेक्ट करना पड़ रहा है सब्सिडी की शक्ल में, इसके लॉसेस बहुत हैं, ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है, वो नया ग्रुप जो आएगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर 20 साल के बाद भी, जैसे अभी आपने कहा कि आज भी नेपरा ने माना है कि इनकी 91% रिकवरी है, तो एटलीस्ट पंजाब की जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तो 100% रिकवरी है, भी वो प्राइवेट नहीं हुई, अंडर कंसिडरेशन है। तो इसको प्राइवेट करने का फायदा क्या होगा? क्या हमने कभी स्टडी किया कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे स्लैकनेस हुई है, या क्या वजूहात है, कोई मेलाफाइड है, क्या वजह है कि ये अदारा 20 साल बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे सका जिसके लिए इसको प्राइवेटाइज किया गया था? अभी जो लेटेस्ट जिस पे आपने बात की है, ये 2 दिन पहले नेपरा ने इसको नोटिफाई भी कर दिया है। आपको याद होगा पहले नेपरा टैरिफ डिटरमिन करता था, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट करती थी, लेकिन 21 में एक अमेंडमेंट आई तो अब नोटिफिकेशन भी नेपरा के इख्तियार है, गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इसको डिस्पाइट द रिव्यू अपील बाय मिनिस्ट्री, कोई इसको बहुत जल्दी की है इसको नोटिफाई करने में, रीजंस बेस्ट नोन टू नेपरा।
अभी 6 रुपए कितने पैसे का ये एक्स्ट्रा इनको दे दिया, 6 रुपए 15 पैसे का टैरिफ जी, एज कंपेयर्ड विद अदर डिस्कोस। अब क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट है, यूनिफॉर्म टैरिफ है, आपने जिस भी डिस्को का जो भी डिटरमिन होगा एक रेट रखना है। अगर आप कराची के लोगों को ये टैरिफ चार्ज करेंगे तो कराची के लोगों से जाती है। जब आपने यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी पे आना तो ये पैसे गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करने पड़ेंगे। अच्छा, और ये पर एनम एक बहुत बड़ी बिलियंस की अमाउंट है। तो मेरा क्वेश्चन इस पे आज भी ये है कि भाई 20 साल बाद भी मजीद 7 साल देके अगर 27 ईयर्स में आज भी इस टैरिफ को यूनिफॉर्म रखने के लिए गवर्नमेंट ने बिलियंस की सब्सिडी देनी है, तो फिर इसको प्राइवेटाइज करके मिला क्या? तो मेरी रिक्वेस्ट होगी डिसीजन मेकर से कि अभी भी इसको स्टडी कर लें, इसको एक केस स्टडी बना लें। सिर्फ वही मोटी मोटी बातें करना कि जी बहुत ठीक हो गई है, ये हो गया, ये हकायक आपके सामने है। दीज आर बिटर फैक्ट्स कि अभी भी गवर्नमेंट को बिलियंस की सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो क्या मिला? ना इनका एनर्जी मिक्स ठीक हुआ, ना इन्होंने रिन्यूएबल पे कुछ किया, ना वो इन्वेस्टमेंट उस लेवल की हुई जो एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्लेम की गई थी। तो इसको केस स्टडी बना के इसके हकायक सामने लाएं, इसको अभी भी कॉस्मेटिक्स दिखा के एक अच्छी स्टेक स्टोरी बना के ना लोगों के सामने पेश किया जाए। इसमें बहुत बातें हैं, बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनसे सबक सीखा जाए। सही। तो मुजाहिद साहब, जब किसी भी मामले को, किसी भी इशू को चैलेंज किया जाता है तो उसके फिर प्रोटोकॉल्स या SOPs क्या होते हैं? नेपरा के हुकूमत ने, पावर डिवीजन ने अगर चैलेंज किया इस टैरिफ को, नेपरा के इस इनिशियल फैसले को, तो उसके बाद कोई प्रॉपर हियरिंग, उसकी कोई समातें? हम तो देखते हैं कि कोई छोटा सा केस होता है तो वो सालों चलता रहता है। नहीं, प्रॉपर इस पे हियरिंग होनी चाहिए थी, मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था, और बल्कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एक्सपर्ट बुलाने में भी कोई हर्ज नहीं था कि भी ये मौक़िफ़ है, ये मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है, तो आप एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या एक्सपर्ट इस पे हमें एडवाइस करें। बहुत से केसेस में इदारे जो हैं कंसल्टेंट को हायर करते हैं, लेकिन ये 2-4 बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये समझ से बाहर हैं। ये जैसे टैरिफ दे दिया गया, एक ये किया है कि इनको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर से लिंक कर दी है, वो डॉलर से लिंक कर दी है, और उसका जो रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज है वो भी दूसरी डिस्को की निस्बत ज़्यादा दी गई है। फिर फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इन माई कैरियर और इन पावर सेक्टर हिस्ट्री, पिछले प्रोग्राम में भी हमारी बात हुई थी, 48 बिलियन इनको राइट ऑफ कर दिया है। वो भी कराची के कंज्यूमर ने फेस करना है। इस पे पहले भी बात हुई थी, आज तक किसी डिस्को में 1 रुपया भी राइट ऑफ नहीं हुआ। राइट ऑफ मीन्स कि जिसने पैसे नहीं दिए उससे नहीं पूछना, जो दे रहे हैं उनको डिवाइड करके उनसे लेनी। तो जैसा ये चलें, ये वन साइडेड किस्म के डिसीजंस नेपरा क्यों ले रहा है? जब सर्विसेज की या परफॉर्मेंस की बात आती है या आउटपुट की बात आती है, रिकवरीज की बात आती है कि इलेक्ट्रिक की, तो वहाँ पर बहुत कभी कभार कोई छोटे मोटे जुर्माने करके साल 1.5 साल में, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। वो जुर्माने मैटर नहीं करते, वो उसका तो इससे कोई तल्लक भी नहीं है। वो तो कहीं किसी को नॉन परफॉर्मेंस पे ट्रिपिंग बढ़ गई है या कोई फैटल एक्सीडेंट हो गया है, वो वाले जुर्माने हैं। तो मैंने एक दिन आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि आप नेपरा को भी प्रोग्राम में ऑनलाइन लें, दे विल बी इन बेटर पोजीशन कि भी ये इतने डिस्क्रिमिनेटरी और बेनिफिट के डिसीजन क्यों रिगार्डिंग के लिए जा रहे हैं, क्या वजह, क्या मजबूरी है। सही, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज़ाहिर है इनवाइट भी उन लोगों को किया जाता है, कहा जाता है कि आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन ये सिर्फ नेपरा ही नहीं, आपने देखा होगा जितने भी रेगुलेटर्स हैं या आमतौर पर प्रेस रिलीज, जी हाँ, वो नोटिफिकेशंस को ही वो अपना वो मौक़िफ़ तस्वुर करवाते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी आगे बात नहीं करते। हमारी पावर सेक्टर की हिस्ट्री का कोई अच्छा डिसीजन साबित नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए था, शुरू में आपको याद होगा ना उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की, लॉसेस को 30 से नीचे लेके आए, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल फ्रीज हो गए, और इवन अब 3-4 साल से तो फ्रीज भी नहीं हुए, रिवर्स होना शुरू हो गए हैं टुवर्ड्स हायर लॉसेस, लेस रिकवरी। और इसमें ये जो अब ज़ाहिर है इनकी लीडरशिप है, उसकी इनकॉम्पिटेंस है, कोई उसका विजन या स्ट्रेटजी की कमी है, वो है या उस पर कोई नहीं है। नहीं, उसमें मैं फिर कहूँगा
एक तो इनविजन कॉम्पिटेंस है, एक ये है कि रियलाइज ही नहीं करना जब तक आप अपनी इनकम्पिटेंस को या अपनी शॉर्ट कमिंग्स को या अपनी वीकनेस को सुनने के लिए नहीं तैयार, तो आप ठीक कैसे करेंगे? जब यही कहना कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो फिगर्स हैं ये सिर्फ मेरा और आपका मौकफ तो नहीं, आप किसी को ले लें। मैंने ये पिछले कोई 1-2 वीक पीछे शाहस्तार साहब है, बहुत बड़ा उनका नाम है इकोनॉमिक्स पे, पावर सेक्टर में, उनके 2 आर्टिकल पढ़े आप। सही। अब मुझे साहब ये एक ऐसे वक्त में नेपरा का ये फैसला और फिर उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जबकि आप बाकी डिस्कोस को भी अभी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनका नंबर जाहिर है कि पीआईए और 1-2 और इदारों के बाद आएगा, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में फिर उन डिस्कोस को कौन खरीदेगा, उसमें कौन इंटरेस्ट शो करेगा? अगर उस जानिब सब्सिडी या उधर एक डिस्क्रिमिनेशन होगी, इधर के इलेक्ट्रिक के साथ रवैया अलग होगा। वो भी फिर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीज़ें हमें भी दें, वेवर हमें भी दें डेट डिफॉल्टर का, और इसी तरह के डॉलर लिंकेज भी दें, ये करें, हम भी बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो इसको अभी इसी वक्त ही इसको सीरियस लेना चाहिए और इसके बारे में जो पब्लिक मिसकंसेप्शन है उनको क्लियर करना चाहिए। सही। तो अभी जो मैनेजमेंट है के इलेक्ट्रिक की, वो क्या नेपरा को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है? चूँकि हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त माइनॉरिटी ग्रुप है वो इस वक्त उसने एक के इलेक्ट्रिक पर एक कब्जे वाली एक सूरत हाल बनाई हुई है, और उसमें जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास ना कोई डिसीजन पावर है, ना कोई अथॉरिटी है, और वो एक बेबसी की कैफियत में इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मिनॉरिटी जो है वो मेजर डिसीजन मेकर बनी हुई है, ये बिल्कुल। और एक बात मैं अक्सर जब भी पावर सेक्टर पे बात करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ कि प्राइवेटाइज करें, लेकिन प्लीज रेलेवेंट प्रोफेशनल्स को हैंड ओवर करें जो प्रैक्टिकली इसमें काम करें, जिनकी डिग्री ऑफ इंटरेस्ट प्रैक्टिकली हो कि हाँ हमने सिस्टम को वाकई ठीक करना है। तो अब ये सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का, ये कैसे बेहतर हो सकता है? ये माइनॉरिटी ग्रुप से कैसे पावर ली जा सकती है, मेजॉरिटी ग्रुप को कैसे मुंतकिल हो सकती है? इसमें कहीं हुकूमत कोई रोल प्ले कर सकती है, कोई एहतसाब कर सकती है? हुकूमत को रोल प्ले करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, ऑलरेडी टू लेट। जो प्रैक्टिकल इन्वेस्टर है उनको बिठाएं, उनका मौक़िफ़ सुने, उनको इसका मैनेजमेंट हैंडओवर करें, तो देखना इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएंगे। और मुझे साहब जो इस वक्त सर्विसेज या परफॉर्मेंस जो कराची के लोगों के लिए है इस वक्त, चूँकि कराची सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है इस वक्त पाकिस्तान का, तो उसमें जो लोग इस वक्त एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, जो मुश्किलात उठा रहे हैं, ये उस जानिब कौन तवज्जो देगा? एक प्राइवेट कंपनी के तहत ये कब तक लोगों के साथ ये जुल्म या ये बर्बरियत या ओवर बिलिंग या ये लोड शेडिंग ये जो सिलसिला चल रहा है, इस जानिब तो ना रेगुलेटर देखता है ना हुकूमत देखती है। ये सारे जो ये डॉक्यूमेंटेशनल काम है ये सब हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए ये कहा जाता है, मैं एक फिक्रा रिपीट करता हूँ कि अगर प्रॉपर सही मायनों में रेगुलेटर एक्ट ना हो, सही गवर्नेंस ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, तो जो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली है ये पब्लिक सेक्टर मोनोपोली से भी ज्यादा हार्मफुल है आम पब्लिक के लिए। ये बात मेरी नोट कर लें। अच्छा, तो अब ये इस सूरत हाल में ये कराची के लोगों की फिर इस वक्त कौन सुनेगा, दादरसी कौन करेगा? ये जब नेपरा में कंप्लेंट्स आती हैं तो वहाँ पर कोई ख़ास इस तरह की जितनी जल्दी ये नोटिफिकेशन आया कि इलेक्ट्रिक के फेवर में, तो उतनी जल्दी कभी कोई उनके अगेंस्ट नहीं कोई नोटिफिकेशन आता। मैं गवर्नमेंट को रिकमेंड करूँगा कि इसके पे एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए, वो इस सिस्टम को एक डिफरेंट टारगेट के साथ कि इतनी देर, ये नहीं कि लंबा, ऑलरेडी वी आर टू लेट, इतना डिले करेंगे ये लॉसेस कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, इसकी रिकवरी, इसकी रिफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। एक अच्छी कमेटी बनाई जाए और वो गवर्नमेंट को अपनी सजेशन पुट अप करे कि भाई इसको ऐसे करें, ये अब बहुत हो गया। और ये चूंकि एक बैड एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन की हमारे सामने आई है, तो अब ये हमारा जो आगे प्राइवेटाइजेशन का अमल है इसको ये कितना डिस्करेज करेगी, ये अच्छे इन्वेस्टर को डिस्करेज करेगी। चूँकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो एक पीआईए वाला केस हुआ उसमें हुकूमत को एक सुबकी हुई और अभी तक वो प्राइवेटाइजेशन नहीं बेहतर अंदाज से हो सकी। जब डिस्कोस की तरफ आएंगे या बाकी इदारों की तरफ आएंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाए लोगों को कन्विंस करना, बड़े इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना, खासतौर पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो वो तो फिर एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो उसके लिए यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये केई को इमीडिएटली एक केस स्टडी बना के
इस पे सोचना पड़ेगा, और इसको जो इसके रियल स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो इसको वाकई ठीक करना चाह रहे हैं, उनको बात को वजन देना चाहिए। सही। और जो टाइमली इन्होंने ना वो इन्वेस्टमेंट की, ना अपने उस फ्यूल को, जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर ही हमेशा से इन्हिसार करते हैं, उसको भी वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया, जो वो कॉस्ट भी आज ज़ाहिर है कराची के अवाम इस वक्त भुगत रहे हैं। तो ये सारी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, ये इस पर क्यों नहीं कहीं कोई एक्शन होता, हम देखते हैं। और ये भी अब माजी की बात की तरह इस वक्त सब भुला बैठे हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। और इसमें मैं आपको फिर भी बता दूं कि जब इसको प्राइवेटाइज किया गया था तो ये कहा गया था कि चूंकि अभी आपको टाइम लगेगा अपने सिस्टम को ऑगमेंट करने पे, जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, तो फिलहाल आपको नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट बिजली दी जाएगी, लेकिन आप इतने मखसूस अरसे में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे और फिर आपको नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं दी जाएगी। वो 600 मेगावाट तो वापस क्या होना था, वो अब 1100-1200 मेगावाट हो गया है। इनको सस्ती बिजली मिल रही है नेशनल ग्रिड से 1200-1100 मेगावाट। और इसकी वजह है कि जो लोकल कोल से इन्होंने नहीं फायदा उठाया, लोकल कोल को वक्त पर नहीं एक्सप्लोर किया इन्होंने, वो रिजर्व्स इनके पास थे तो इंटेंशनली इन्होंने नज़रअंदाज किया। ये उसकी वजह से अगर आज भी वो अमल शुरू हो तो ये बिजली की कॉस्ट में फिर कमी आ सकती है, शायद सब्सिडी की इतनी जरूरत बिल्कुल आ सकती है। अगर आप रिन्यूएबल पे जाएं, इंडिजिनाइजेशन पे जाएं, लोकल फ्यूल को यूज करें तो बिल्कुल आ सकती है। और अगर ये अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लें तो जो नेशनल ग्रिड की बास्केट प्राइस पे इनको बिजली जा रही 1100 मेगावाट, वो जब वापस नेशनल ग्रिड को आएगी तो बाकी डिस्कोस को रिलीफ मिलेगा उसमें। और इन्हीं के शेयर होल्डर्स में, के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स में ऐसे लोग मौजूद हैं जो थर के कोयले को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल फ्यूल को इस्तेमाल करके इस एनर्जी की कॉस्ट में कमी ला सकते हैं। तो फिर थार पे पहले तो चलो ज़बानी बातें थी ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली वहाँ से 2000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जनरेट हो रही है। उस पर तो आपको शक ही नहीं होना चाहिए किसी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद परवेज चट्टा साहब, साबिक चेयरमैन लेस्को हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।